हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के एक नए लेक्चर के साथ, जो कि होगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के ब्लूप्रिंट और सारे ग्रीन पेज के क्वेश्चंस। ध्यान सुनिए, ग्रीन पेज का मिरर वाला जो न्यूमेरिकल है वो हम मिरर में लगा चुके हैं। जब हम मिरर का न्यूमेरिकल कर रहे थे दर्पण का, तो उसमें कराए हैं। लेंस का जो ग्रीन पेज का क्वेश्चन है वो हम तब कराए हैं जब लेंस का न्यूमेरिकल करा रहे थे। ठीक, ब्लूप्रिंट का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो ब्लूप्रिंट के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जिनको न्यूमेरिकल नहीं आता है वो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। ठीक है, 3 लेक्चर है, 1 घंटा का है लगभग, दूसरा 42 मिनट का है, तीसरा 25 मिनट का है। वो तीनों आप लोग कर लीजिए तो आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। चलिए ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे ब्लू प्रिंट क्वेश्चन। ब्लू प्रिंट क्वेश्चन वो है जो आपकी किताब पर नीले नीले से छापा हुआ है। उसके बाद देखेंगे ग्रीन पेज का क्वेश्चन। ठीक है, ये दो आज हम देखने वाले हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। सारे ब्लू प्रिंट और ग्रीन पेज के क्वेश्चन को देखना, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, हर एक लाइन को समझेंगे, उसके बाद ही हम सवाल को हल करेंगे। चलिए, ये बुक है। ठीक है, बुक तो है, कहाँ गया? आप लोग न्यूमेरिकल में इसके सारे न्यूमेरिकल लगाइए, जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है वो भी लगाइए। ठीक है, जो भी आपका ये एग्जाम्पल है ग्रीन पेज पे, ब्लू प्रिंट पे, सारे क्वेश्चंस को लगा के जाइए। आप लोग अगर इतना करते हैं तो आपका कोई एग्जाम, सॉरी कोई नहीं, मतलब 10th में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई एग्जाम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, ये हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। पहला प्रश्न है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बोला है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अच्छा, गोली दर्पण बोला है, नाम नहीं लिया है, कोई बात नहीं। एक गोली दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर 20 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एफ बराबर वॉट, फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए। हमको क्या बताना है? किसी दर्पण का नाम बताना है जो बिंब माने वस्तु। ठीक है, वस्तु या इसको बोला है बिंब, जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाए। वस्तु का सीधा प्लस आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, सीधा बनाए और आवर्धित बनाए। ठीक है, हम वाहनों के उत्तल दर्पण में पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? कहने का मतलब है कि वाहन जो होता है उसमें हम उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण की वरीयता क्यों देते हैं, मतलब पीछे से दिखाता है। ठीक है, पश्च दृश्य दर्पण की वरीयता क्यों देते हैं? मतलब कहने का इसका यह है कि वाहन में जो उत्तल दर्पण लगता है उसको हम पश्च दृश्य दर्पण क्यों कहते हैं। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे समझेंगे। देखिए, सबसे पहला है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस। हालांकि जो पूरा मतलब पूरा क्लास किए होंगे स्टार्टिंग से, लगभग इसमें 16-17 क्लास होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर आप किए होंगे तो आपको एक भी जगह कोई डाउट नहीं आएगा, आप ये सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से टैकल कर लेंगे। ठीक है, आइए देखिए, लेकिन ब्लूप्रिंट समझाते हैं। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए एक कहा जाता है, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखा है। ठीक है, प्रकाश की किरण गई, ठीक है, यहां से टकराया। अब अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को भेजता नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है? किसी एक बिंदु पर लाके काट देता है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, गया तो देखिए प्रकाश की किरण गई, दर्पण से टकराई और ये जो है मुख्य अक्ष को काटा है, मुख्य अक्ष।
ठीक है। तो हम लिखेंगे ये मुख्य अक्ष है। अच्छा, अगर इस लाइन को और इस लाइन को देखें तो ये दोनों क्या है, ऐसे जैसे मान लीजिए है, तो ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, इसको हम समानांतर रेखाएं कहते हैं या पैरेलल लाइन कहते हैं, पैरेलल लाइन या समानांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है बात। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए हम इसी से परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, जब जब ठीक है कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण नहीं, ठीक है, प्रकाश मतलब लाइट, किरण मतलब ये, ठीक है, जब किसी प्रकाश की किरण, ये है आपका प्रकाश की किरण, लिख देते हैं प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, समांतर 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 चलती है, चलती है, तो क्या होता है, देखिए ये जो किरण है ये किसके समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। चल रही है तो उसके बाद क्या हुआ, ये दर्पण से टकराया है। ठीक है, तो दर्पण पे क्या होता है, बताए थे कि दर्पण में परावर्तन होता है। दर्पण में क्या होता है, परावर्तन। क्यों, क्योंकि देखिए यहां से इस पार नहीं गया है, दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं किया है, जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में चला आया। मतलब अगर इधर ए लिख दे इधर बी, तो ए से गया तो ए में ही आया, ये पूरा ए है। ठीक है, तो जिस रास्ते गया, सॉरी जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट आया, तो इसको कहते हैं परावर्तन। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से, किससे, सॉरी जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, देखिए ये प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष है, कैसे चल रही है, समांतर चल रही है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो, ठीक है, अच्छा, तो दर्पण से, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हो रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दर्पण क्या कर रही है, इसका परावर्तन, तो ये मुख्य अक्ष को कहीं काट रही है। ठीक है, तो वही लिखे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, इसको मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे, उससे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष था, ये प्रकाश की किरण था, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश की किरण। ठीक, फिर दर्पण से टकराई, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से, किससे, ये दर्पण है, तो दर्पण से टकराने या परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहां पर काट दी, किसको काट दी, मुख्य अक्ष को जहां पर काट दी, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई पूछ लिया इसको किससे दिखाते हैं, तो इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं। एक लाइन लिख सकते हैं, इसे बड़का एफ, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, तो कैपिटल एफ से। ठीक है, सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, मान लीजिए दर्पण है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसका परावर्तन होता है, और परावर्तन के बाद क्या करेगी, मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु को काट देगी, तो जिस बिंदु पर काटेंगे उसको क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात, किससे, दर्पण से टकराने के पश्चात, ठीक है, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो कैपिटल एफ से। एग्जाम में अगर आ गया तो फिगर बना के लिखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो बताइए, एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू R बाई 2, F बराबर R कितना है 20, 20/2, 2 से 20 काट देंगे 10 बार में, F बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। अगर ये उत्तल का देता तो प्लस लगा देते, अवतल का दिया था तो माइनस लगा देते, कुछ नहीं दिया छोड़ दीजिए, तो F बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
थर्ड देखते हैं। बोला है दर्पण का दर्पण है, ठीक है, कोई दर्पण है, हमको नहीं पता है अवतल है कि उत्तल है, लेकिन ये वस्तु का सीधा और आवर्तित बना रहा है। एक बात सुनिए, अगर आप लोग किरण आरेख पढ़े होंगे तो उत्तल दर्पण में तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वो छोटा बनता है दोनों, तो उत्तल दर्पण तो नहीं होगा। ठीक है, तो एमसीक्यू में है तो उसको सॉल्व मत करिए फट से, उत्तल नहीं है तो अवतल है, ठीक है, अगर दर्पण है तो, लेकिन अगर नहीं है तो इसको सॉल्व करिए, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा और आवर्तित बनता है। अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसा था जिसमें आभास, देखो सीधा कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बोल रहा है कि दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो आभासी प्रतिबिंब है। दर्पण में अगर किसी का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो इसका मतलब वो आभासी है, या कहीं पर भी सीधा बनेगा तो इसका मतलब वो आभासी है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में एक ही ठो स्थिति है जहां पर आभासी बनता है, जब वस्तु एफ व पी के बीच में हो, एफ व पी के बीच, एफ व पी के बीच होगा तो कैसे होगा भैया, ये हो गया अवतल दर्पण, बताए थे पी एफ सी लिखिए, पी एफ सी यहाँ पर है, मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो फोकस से निकल जाता है, और पी से टकराता है तो इसे, ये कब वो जिंदगी में नहीं मिलेगा, लक्षण मिल नहीं रहा है इसका तो मिल जाए, ठीक है, लक्षण दिख रहा है मिलने वाला, नहीं मिलेगा, तो जब लक्षण ना दिखे तो हम जबरी मिला देंगे, ठीक है, कहेंगे चलो पीछे, इसको कहेंगे चलो पीछे, जहां पे कटेगा वहां से एक उपाय खास देंगे, तो एक ऐसा बन गया आभासी, ठीक है। और देखिए ये वस्तु से क्या है, बड़ा है, तो सीधा और आवर्धित, तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, ये इसे 12वां पालिश मार दिया करिए, अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अगर आपसे स्थिति पूछ ले तो आप ऐसी स्थिति में है कि स्थिति बता लेंगे, ठीक है, ऐसी स्थिति में रहिए कि स्थिति बता लीजिए, एफ व पी के बीच, एफ और पी के बीच, ठीक है, एफ और पी के बीच, कोई दिक्कत। तो दर्पण है, वस्तु का सीधा और आवर्तित पूछ रहा है, दर्पण में है ना तो उत्तल में तो दोनों छोट बनता है, खत्म, एमसीक्यू में है तो अवतल, और स्थिति क्या है, तो लास्ट वाला स्थिति ऐसा होता है, मतलब एफ और पी के बीच में, ठीक है, जो स्थिति पढ़े उनको अच्छे से ये चीज पता होगा। अच्छा ये देख लेते हैं, वाहन में जो दर्पण लगा होता है, वाहन में जैसे मोटरसाइकिल हो गया या कोई भी गाड़ी हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, बस हो गया, टेम्पू हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है, तो उसमें वाहन पे जो दर्पण लगा होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उसको पश्च दृष्टि दर्पण क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि पीछे का एकदम पूरा पूरा व्यू दिखा देता है, ठीक है। जैसे आप लोग गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे तो ऐसे मतलब शीशा एडजस्ट करते हैं ना कि पीछे से ट्रक व्रक आए तो दिख जाए, ठीक है, तो क्यों क्यों मतलब क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीछे से जो चीजें आ रही हैं वो हमको क्या हो जाए, क्लियरली दिख जाए। तो उत्तल दर्पण पीछे की, अगर पीछे के बड़े एरिया को एक छोटे एरिया में क्या करता है, दिखा देता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या मेजर कर देते हैं, पश्च दृश्य दर्पण, पश्च माने पीछे, दृश्य माने दिखाने वाला, दर्पण माने दर्पण, पीछे दिखाने वाला दर्पण, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण पीछे के एक बड़े एरिया को छोटे से एरिया में दिखा देता है, इसलिए इसको पश्च दृश्य दर्पण कहते हैं। उम्मीद है 4 ठो बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा नहीं आता है, या जैसे कोई चीज है हमसे कुछ गलती हो गई, ठीक है, या कोई चीज नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा पिछले न्यूमेरिकल में ना थोड़ा वो जैसे पिछला जो करा रहे थे न्यूमेरिकल 25 मिनट का एक लेक्चर होगा, तो उसमें बहुत नींद लग रहा था ना, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि हम सो के पढ़ा रहे हैं, ठीक, चलिए, हालांकि आप लोग उसको इग्नोर करके देखेंगे तो बाकी चीजें सही थी। चलिए आते हैं आगे। अच्छा इसमें दोनों न्यूमेरिकल है, दोनों न्यूमेरिकल देखते हैं। बोला है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, आर बराबर 32 सेंटीमीटर है, तो एफ पता करना है किसका, उत्तल दर्पण का, कोई बात नहीं पता कर लेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कोई अवतल दर्पण अपने सामने, ठीक है ध्यान सुनिएगा, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, कोई अवतल लिख दे, कोई बोला ऐसा कैसा है, इधर कोई अवतल दर्पण
कोई अवतल दर्पण आपने अपने सामने ठीक है 10 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का ठीक है 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ टर्म आप लोग ना याद हो रखा करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आ जाए आवर्धित पता ना रहे कि अरे ये कौन चीज आ गया, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, बिंदुआ यहाँ कहीं लग रहा है बार बार, प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा कोई बात नहीं, बनाता है तो बनाता होगा। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो 1 मिनट रुक जाते हैं। देखिए यहां पर बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पहला तो एकदम लग जाएगा। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता से किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फॉर्म आप अगर देखिए एग्जाम में कैसे आप लोग करेंगे, एग्जाम में पहले लिखिएगा ना अच्छे से, दिया है कौन चीज दिया है, तो दिया है आर बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक। फिर ज्ञात करना है, इस तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। नंबर मतलब मिल जाएगा पूरा, लेकिन ये थोड़ा और बढ़िया लगता है, ठीक है, इंप्रेशन बढ़िया बनता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे ना एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है आपको नहीं पता है कि वो कौन है या कैसा है, ठीक है। तो अगर आप अपने कॉपी को बहुत बेहतरीन ढंग से लिखते हैं, ठीक है, आपका राइटिंग बढ़िया है, राइटिंग से भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। आप लोग सारे जैसे इसको ब्लैक ब्लू से करके लिखे हुए हैं, ठीक है, तो अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर पे, ठीक है, पूरा नंबर देता है, ठीक है, बढ़ा के तो नहीं देगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे लिखिए, अब हर चीज हर क्वेश्चन में तो हम ये नहीं बताएंगे, ठीक है, एक जगह बता दिए, आप लोग ध्यान दीजिए, जो दिया है उसको दिया है लिखिए, ज्ञात करना है ज्ञात करना लिखिए। फिर सूत्र लिख लीजिए कि भाई सूत्र कौन सा लगा रहे हैं, तो सूत्र लिखिए F बराबर R/2, F बराबर R/2। नाउ अब इसको करते हैं, F कितना है पता नहीं, 32, R कितना है 32/2, 2 से 32 16 बार में F बराबर, अच्छा जिनको ना नहीं काटने आ रहा है सुन लीजिए, ऐसे भाग दे दिया करिए, ठीक है। 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 2, 2 छक्का 12, ठीक। तो घबराइए नहीं कि कैसे कट जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे कि भाई कैसे कट गया, ठीक है, तो आप भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया 16 सेंटीमीटर। दिक्कत ये है कि प्लस लगाए कि माइनस, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, जब हम न्यूमेरिकल करा रहे थे तब भी ये बात को बताए थे, तो यहाँ प्लस, तो प्लस का 16 सेंटीमीटर। यहीं पे अगर चेंज कर दे, अवतल दर्पण कर दे, तो बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तन्नी से ठीक आया, मतलब कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु का, ठीक है। अब बोल रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर है कोई वस्तु, कितना दूर है, u बराबर है 10 सेंटीमीटर, प्लस के माइनस u ऑलवेज माइनस। बिंब का 3 गुना आवर्धित, देखिए जो 3 गुना 4 गुना 5 गुना बोलता है, ठीक है, 3 गुना बड़ा 5 गुना बड़ा 4 गुना बड़ा, ठीक है। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन दो तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी का 2/3 है, तो ये तो v और u में आप निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट दे रहा है कि 3 गुना आवर्धित है, 4 गुना आवर्धित है, 5 गुना आवर्धित है, ठीक है, तो ये आपको सीधा सीधा m बता रहा है कि m इसका कितना है 3, जितना गुना उतना m, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए वस्तु 2 था, वस्तु 2 सेंटीमीटर था, ठीक है, तो इसका जो मान लीजिए वस्तु 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का था, तो जो इमेज आया वो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का हो गया, तो कितना गुना हो गया 3 गुना। तो ये 3 गुना क्या है, आवर्धन ही है, आवर्धन ही बताता है कि कोई वस्तु कितने गुना बड़ा है या कितने गुना छोटा है, ठीक है। यहीं से कंक्लूजन मतलब निकालते हैं, ठीक है, 3 गुना बड़ा है,
अब देखिए यहाँ पर बोला है वास्तविक प्रतिबिंब है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये पक्का किसमें होगा? माइनस में। हम हर एक ढक्कन में गिर गया, कोई बात नहीं। हम हर एक लाइन में बताए हैं, जब पीछे पढ़ा रहे थे कि मतलब जब हम आपको बता रहे होंगे आवर्धन, ठीक है, तो आप बताए होंगे कि अगर यहाँ पे प्लस आता है दर्पण में, देखिए दर्पण में प्लस आता है, इसका मतलब वो आभासी और सीधा है। आभासी हमेशा सीधा होता है। माइनस है, माइनस मतलब कि वो वास्तविक व उल्टा है, ठीक है। ये प्लस या तो वी का, हम आपको वी के लिए बताए थे, वी या एम हो सकता है, ये माइनस वी या एम हो सकता है, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कि 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है, 3 गुना आवर्धित लेकिन वास्तविक है, तो वास्तविक है इसलिए यहाँ क्या लगा है? माइनस, ठीक है। इस बात का एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तन्नी से छोड़ेंगे आपका सवाल सही होते हुए गलत हो जाएगा, ठीक है। सही होते हुए मतलब माइनस नहीं लगाएंगे तो जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगाने की वजह से गलत हो जाएगा। तो 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक इसलिए यहाँ माइनस लगा है। आभासी होता तो यहाँ पर प्लस लगा देते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। जिनको सब नहीं समझ में आ रहा है वो पहला लेक्चर जरूर देखें न्यूमेरिकल का, ठीक है। न्यूमेरिकल का पहला लेक्चर जरूर देखें, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब हमसे पूछा क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब v पूछा है। दर्पण के लिए फॉर्मूला है m बराबर माइनस वी बाई यू, ठीक है। v और u को विथ साइन रखते हैं, m बराबर -3 बराबर माइनस v हमको पता करना है, u कितना है? u है -10, ठीक। माइनस से माइनस खत्म, 10 इधर आएगा, देखिए ये कितना हो गया? -3 बराबर v बटे 10, 10 को इधर भेज देंगे, 10 से 30, तो -30 सेंटीमीटर बराबर v, ठीक है। तो v कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु 10, प्रतिबिंब 30, 10 से 30, 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया ना भाई, ठीक है बात। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और आपको लाइन पकड़ के चलना है, ठीक है। लाइन पकड़े जाने का मतलब है कि अवतल दर्पण है, मतलब देखिए वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगी। वास्तविक है अगर दर्पण में तो वो माइनस होता है, आभासी है तो प्लस होता है, ठीक है। चलिए, 3 गुना बोल दे, 4 गुना बोल दे, 5 गुना बोल दे, 6 गुना बोल दे, 7 गुना बोल दे, इस सब का मतलब होता है कि आ रहा है कि नहीं उधर, झूठा बोल ही रहे, हाँ ठीक है। इस सब का मतलब होता है कि वो m दिया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है, वायु में गमन करती एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, ठीक है। वायु में गमन करती प्रकाश किरण, किरण क्या करती है? किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, वो भी तिरछी प्रवेश करती है, ठीक है। पहला नंबर है, कोई किरण है वायु से जल में तिरछी प्रवेश कर रही है, तो क्या किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? तो पूछ रहा है कि किरण अभिलंब से दूर या अभिलंब के पास कहाँ जाएगी, ठीक है। दूसरा, प्रकाश वायु से, ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक की कांच में प्रवेश करता है, ठीक है। अच्छा बोला है प्रकाश वायु से, लिख दे, चलो। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, मतलब कांच की प्लेट है, इसका अपवर्तनांक है 1.5, n मतलब अपवर्तनांक, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? कांच में प्रकाश की चाल पूछा जा रहा है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सुन लीजिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व को ज्ञात कीजिए। तो तीसरा और चौथा
तीसरे और चौथे के लिए आपका यहाँ पर इंडेक्स बनाया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख करके कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडेक्स है, आप लोग थर्ड और फोर्थ यहाँ से देख कर कर सकते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन है, हाँ 5 क्वेश्चन है, ठीक है। हम आपको 3 करा दे रहे हैं, एक 2 है, एक 5वां है। 5वां क्या है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, ठीक है। इस कथन से क्या मतलब है? तो ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा विचार करिए, ठीक है, थोड़ा सा विचार करिए। आप वाटर पी ले, ठीक है। देखिए, जब हम आपको अपवर्तनांक पढ़ा रहे थे, ठीक, तो हम एक बात आपको बताए थे कि अगर कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, ठीक। अगर कोई विरल से कहाँ जा रहा है, समझते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर कोई विरल से सघन जा रहा है, विरल मतलब ऐसा माध्यम जहां प्रकाश के कण दूर दूर हैं, प्रकाश नहीं, जहां पर कण दूर दूर है, सॉरी, प्रकाश के कण नहीं, विरल माध्यम से अगर कोई सघन माध्यम, विरल मतलब जहां पर कण दूर दूर है, सघन मतलब जहां पर कण पास पास है, ठीक है। तो अगर कोई विरल से सघन जाएगा तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। क्या होगा? अभिलंब की ओर, प्रकाश की किरण किधर आएगी? अभिलंब की ओर। लेकिन अगर कोई सघन से विरल जाएगा, सघन से कहा जाएगा? विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर जाएगी, लेकिन अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से कहाँ हटेगी? दूर हटेगी। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम आपको अपवर्तनांक में बताए हुए हैं, ठीक है। अगर आप कोई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बस क्वेश्चन के हिसाब से होगा, ठीक है, पूरा थ्योरी तो बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर पूरा थ्योरी जानना है तो अपवर्तनांक नाम से प्लेलिस्ट में एक थंबनेल पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अपवर्तनांक होगा, वहां पर जाएंगे, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक पर आपके सवाल कैसे बनते हैं वो भी है आगे वाले मतलब लेक्चर में, ठीक है। देखिए, तो अब बोल रहा है कि वायु से जल में, अब वायु और जल अगर हम कंपेयर करें तो वायु में कण पास पास होगा कि जल में? वायु में कण दूर दूर होगा और जल में कण पास पास होगा वायु की तुलना में, ठीक है। तुलना करते हैं, ठीक है। तो वायु और जल में जब तुलना करेंगे तो वायु में कण दूर दूर होगा और जल में कण पास पास होगा। तो ये कहाँ जा रही है? अच्छा, वायु से जल में अगर प्रवेश कर जाए, ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है, दिस इज ए लाइन, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वायु, ऊपर वायु नीचे पानी, ठीक है, ऊपर से अगर नीचे आए, ठीक है, तो ये क्या होगा? देखिए ये क्या हो रही है, इसको जाना चाहिए कैसे, इसको जाना चाहिए ऐसे, ठीक है, लेकिन ऐसे ना जा करके इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। तो ये किधर आ रही है? अभिलंब की ओर आ रही है, ठीक है। देखिए इधर ही आ रही है ना, जाना चाहिए ऐसे लेकिन आ रही है इधर, तो इधर मतलब किधर? अभिलंब की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे वायु से जल में जब प्रकाश की किरण तिरछी प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब के निकट आएगी, ठीक है। एरो दे दीजिए, लिख देते हैं, ये फिगर बनाइएगा, ठीक है, पहला फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। अभिलंब को नॉर्मल से दिखाते हैं तो एन लिख देते हैं, लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, वायु से जल में प्रवेश करती है, जल में प्रवेश करती है, तो वायु जल में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब के निकट या पास या समीप, कुछ लिख सकते हैं, आती है। फिर एक लाइन और लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वायु विरल है, विरल माध्यम,
ठीक है, तथा जल सघन माध्यम है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वायु विरल माध्यम है तथा जल सघन माध्यम है। ठीक है, तथा जब कोई भी चीज विरल से सघन की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर आती है, इसलिए वायु से जल में जाते समय प्रकाश की किरण किधर आ गई? इधर, मतलब अभिलंब की ओर आ गई है। ठीक है, हालांकि आप यही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब के निकट या पास या समीप आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर, और सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर। ठीक है, ऊपर वाला लाइन याद रखे रहिएगा, ऊपर वाला लाइन याद रखे रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, कांच की प्लेट का अपवर्तनांक 1.5 है। एक फॉर्मूला सुनिए, एक होता है अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं या म्यू से भी दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, दोनों से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल n/v। हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, n बराबर होता है c/v। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल को c से दिखाते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से दिखाते हैं। तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, n बराबर c/v। अब निर्वात मतलब ना, निर्वात मतलब कई लोग को नहीं समझ में आता, निर्वात को लोग एयर से कनेक्ट कर देते हैं। निर्वात को एयर मतलब, निर्वात एयर नहीं है, निर्वात ऐसा माध्यम होता है जहां पर एक भी पार्टिकल ना हो, जबकि एयर में कई सारे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गया? तो निर्वात एक ऐसा माध्यम है जहां पर एक भी पार्टिकल ना हो। ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम खाली है। उसमें अगर आप किसी दो चीज को गिराएंगे, चाहे 5 किलो का बटकरा हो, चाहे आपका एक छोटा सा पंखुड़ी हो, दोनों साथ में गिरेगा। ठीक है, समझ आ गया? तो निर्वात ऐसा माध्यम है जहां पर न तो एयर प्रेशर है, कुछ नहीं है। ठीक है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स सबको एक समान खींचता है, तो दोनों को साथ खींचेगा। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर तो आपको दे दिया ना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये आपको याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है और पूछिए कि कांच की प्लेट में प्रकाश की चाल कितनी होगी, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल क्या कर रहा है, पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, छोटा सा फॉर्मूला लिख लेंगे अपना, n बराबर c/v। n बराबर हो गया c/v। n दिया है 1.5, आप लोग लिखिएगा, दिया है, ज्ञात करना इसे। ठीक है, c c c c c c 3 × 10, अच्छा c तो इसमें दिया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, लिखते नहीं है। v, v हमको पता करना है, v इधर भेज देंगे तो 1.5 नीचे आ जाएगा, 3 × 10⁸ बटे v है 1.5, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 दूनी 30। ठीक है, ये हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड v। अब यहीं पे मान लीजिए, यहीं पे हमसे निर्वात में पूछ लेता। ठीक है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, मान लीजिए हमको n पता करना है, c दिया है या v दिया है, छोड़िए, v दिया है यही 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए c नहीं दिया है, n नहीं दिया है, तो c नहीं दिया है तो आपको याद रखना है, नहीं दिया है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड मान लेंगे। तो लिखेंगे n बराबर c/v, 3 × 10⁸ बटे v कितना है, मीटर प्रति सेकेंड। ये लिखते नहीं है, बस ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहे हैं, मतलब यूनिट नहीं लगा के लिखते हैं। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म, 10⁸ से 10⁸ खत्म, 2 से काटेंगे तो 1.5, तो 1.5। यहाँ पर सेंटीमीटर मत लगा दीजिएगा, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है,
एक आवर्धन और एक अपवर्तनांक, इसका यूनिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, न तो आवर्धन का मात्रक होता है, न तो अपवर्तनांक का होता है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड और जो 4 है, 3 और 4, ये आपको बुक से करना है। बुक में पीछे इंडेक्स दिया जैसा पहले बताएं, तो 5वें पे आ जाता है। ठीक है, 5वां बोला है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 2.42। ठीक है, तो बोला इसका क्या मतलब है, मतलब देखते हैं इसका क्या मतलब है। n बराबर होता है c बाई वी, v इधर करेंगे हो जाएगा c बटे n। ठीक, v बराबर, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एन इंटू सी। देखिए सी मतलब सी का गुणा 1 में करेंगे तो वही आ जाएगा। तो 1 बाई एन, वी बराबर 1/2.42। एन कितना दिया हुआ है, एन तो दिया है 2.42 दिया है, इंटू सी। ठीक, तो आपको यही बताना है। ठीक है, इसका मतलब है हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल, माध्यम हो गया हीरा, तो हीरा में जो प्रकाश का चाल होगा, हीरा में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी क्या है, माध्यम, और माध्यम क्या है, हीरा। वी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम क्या है, हीरा। तो हीरा में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल अच्छी नहीं है। ठीक है, प्रकाश का चाल चलन अच्छा नहीं है। किसी का नाम प्रकाश होगा तो बुरा नहीं मानेगा भाई, मजाक कर रहे हैं। देखो हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल के, निर्वात में प्रकाश की चाल के 1/2.42 गुना है, यही मतलब। और समझ में आ गया। देखिए एन दिया हुआ था, एन बराबर सी बाई वी, वी इधर ले गए तो वी बराबर सी बाई एन। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख दिए। एन का मतलब 2/4, तो इधर सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, वी जो है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जो माध्यम में प्रकाश की चाल है वो निर्वात में प्रकाश की चाल के 1/2.42 गुना है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर है निर्वात में प्रकाश की चाल के 1/2.42 गुना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बात, तो स्टेटमेंट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। आगे क्वेश्चंस बोला है सॉरी, चलिए ये ब्लूप्रिंट का लास्ट है। ठीक है, इसके बाद हम ग्रीन पेज पे एंटर करने वाले हैं। इन दोनों मिटा देते। दिस वन लेक्चर इज कंप्लीटेड इन वन वीडियो। चलिए, अंग्रेजी नहीं आता है भैया। देखिए ध्यान से, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। चलो देखो, एक डायोप्टर को परिभाषित करना है। ठीक है, बोल रहा है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, एक डायोप्टर का परिभाषा देना है पहला बात, इसको भी हम देखेंगे, अभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं इसको भी। कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का, किसी सुई का, सुई दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी सुई का वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ठीक है, उस
लेंस से उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ठीक है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए? यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए? कहाँ रखी जाए यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है? ओ, यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो। ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, किरण आरेख भी आएगा इसमें। उसी साइज का बन रहा हो, ठीक है, जिस साइज का बिंब है। अच्छा, जिस साइज का बिंब माने वस्तु है, बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। ओहो, लेंस की क्षमता भी पता करना है क्या है। तीसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, इनको खत्म हो गया। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता भी पता करना है। फोकस दूरी 2 मीटर, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता। अच्छा, ये कौन सा लेंस है? तो अवतल लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए, करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा इंक दे दें मार्कर को। आप लोग थोड़ा सोचिए तब तक। एक डायोप्टर की परिभाषा, डायोप्टर वाला फॉर्मूला याद करिए। P इक्वल टू क्या था? P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। कैसे होगा समझिए। P बराबर है 1/f। पहला वाला देखते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले पहला देखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास P इक्वल टू 1/f। ऊपर 1 तब रहता है जब f मीटर में हो। ऊपर f तब रहता है जब f मीटर में हो। तो अगर मान लीजिए यदि फोकस दूरी 1 मीटर या 100/f होता है जब f सेंटीमीटर में हो, ठीक है। यदि फोकस दूरी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर हो, ठीक है। यदि फोकस दूरी 1 मीटर हो या 100 सेंटीमीटर हो, तो भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 1 होगा तो 1 से 1 कट जाएगा, तब भी 1 आएगा। तो यदि फोकस दूरी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता एक डायोप्टर की होती है। एक डायोप्टर होती है। डायोप्टर किससे दिखाते हैं? तो डी से दिखाते हैं। ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, बताए भी थे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि भाई अगर काट पीट के 1 आ जाए तो जो क्षमता होगी वो एक डायोप्टर की होगी, और वही हमारा परिभाषा भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, फिर दूसरा देखेंगे, ठीक है। पहले थर्ड देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 2 मीटर है, वही फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f। f किसमें? मीटर में। P बराबर 1/2, ठीक है। P बराबर 1/2, लेकिन f यहाँ पर अवतल लेंस का है। अवतल लेंस का इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 2 से काटेंगे तो 0.5 बार में, तो P बराबर आ गया -0.5 डायोप्टर, ठीक है। ये इसका है, ठीक। देखिए फोकस दूरी मीटर में तो 2 मीटर, ऊपर 1, 2 से काट देंगे। ये फोकस दूरी अवतल लेंस का, इसलिए f माइनस में, -0.5 डायोप्टर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इस दूसरे क्वेश्चन की ओर। मतलब दूसरा प्रश्न है, अच्छा है इस, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। इसका हम तो करें, इसका किरण आरेख भी बनाइए, ठीक है। इसमें हमारे तरफ से एक इंक्लूड रहेगा। इसका क्या बनाना है आपको? किरण आरेख, ठीक है, बनाइए। इंक्लूडेड, सबसे पहले लिखते हैं। देखिए कोई उत्तल लेंस है, सबसे पहला लाइन कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक। किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। अच्छा देखिए सुनिए,
वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब प्रतिबिंब बन रहा है 50 सेंटीमीटर दूरी पर। प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 50 सेंटीमीटर दूर। और वास्तविक है, एक चीज सुनिए, अगर लेंस में वास्तविक है, ठीक है, तो माइनस नहीं होता है, लेंस में वास्तविक है तो प्लस होता है। लेंस में अगर वास्तविक है प्रतिबिंब, लेंस में अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्लस में रहता है, ठीक है, और आभासी है तब माइनस में रहेगा। ये जब आपको न्यूमेरिकल करा रहे थे तो भी बताए थे। फिर बोल रहा है यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, पूछ रहा है कि भाई वस्तु कहाँ पे हो। ठीक है, यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो जिस साइज का बिंब है। अब ये एक लाइन दिया हुआ है कि जिस साइज का बिंब है उसी साइज का प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा किरण आरेख याद करिए, थोड़ा सा याद करिए। यहाँ प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये हो गया F1, F1 का दुगुना 2F1। इधर हो गया, जितना दूरी यहां से यहां होता है उतना ही दूरी यहां से यहां होता है। अगर ये 10 है तो यह 10 रहेगा, ये हो गया F2। ठीक है, और जितना दूरी यहां से यहां होता है उतना ही दूरी यहां से 2F2 का भी होता है, ये हो गया 2F2। ठीक है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। O से F1 जितना दूर O से F2 भी उतना दूर, O से 2F1 जितना दूर O से 2F2 भी उतना दूर। ठीक, अब मान लेते हैं कि प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। ठीक है, तो एक लाइन देखिए, यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो, सेम साइज का कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा गया हो, जब वस्तु को कहाँ रखा गया हो? 2F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? 2F2 पर, और जितना दूर ये है उतना ही दूर ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये भी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर लेकिन माइनस का, 50 सेंटीमीटर लेकिन माइनस का। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? आ गया है, हाँ, उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, चूंकि प्रतिबिंब उसी साइज का रखा गया है, सॉरी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार समान है तो वस्तु 2F1 पर रखी गई है वह 2F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, इसलिए दूरी भी समान होगी। ये हम आपके लिए लिखवाए हैं। ठीक है, आप केवल इतना लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब 2F1 पर है। ठीक है, और 2F1 बराबर 2F2, क्योंकि प्रतिबिंब 2F1 पर है और फिर 2F1 बराबर 2F2। इतना कर देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, अब बोला यदि उसका अच्छा कहाँ रखी जाए, तो सबसे पहले बात पता चल गया कहाँ रखा जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट दे दिए। अब हमको पता करना है F। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज दिया हुआ था ना, तो सब तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो हमको वहां पर किरण आरेख का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार समान है तो वस्तु 2F1 पर रखी गई है। ठीक है, और 2F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, इसलिए दूरी भी समान होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट अब हम मिटा देते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको इसलिए कहते हैं कि न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे तो डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, F निकाल, अच्छा F ये पूछा था, इतना निकल गया। जिस साइज का बिंब है लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। हम तो कह रहे हैं इसका फोकसो ज्ञात करिए। ठीक है, F, अच्छा फोकस ज्ञात करेंगे तभी तो ये ज्ञात होगा क्षमता। ठीक है, F बराबर होता है लेंस के लिए, देखिए लेंस के लिए क्या होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। दर्पण में प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो 1/F बराबर 1/V, V कितना है 50, माइनस 1/U, U कितना है -50।
याद रखे रहिएगा, लेंस में माइनस, अगर माइनस नहीं लगाएंगे ना तो यहाँ भी माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा तो अनंत आने लगेगा, जो कि सरासर गलत होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/f बराबर 1/50 प्लस 1/50, डायरेक्ट कर दें 2/50, 1/f बराबर एलसीएम लेंगे 50, 50 से कम 50, एक एक कम एक, 1 प्लस 1, तो 1/f बराबर 2/50, इसको घुमाएंगे तो ये भी घूम जाएगा, f बराबर 50/2, 2 से काट देंगे 50, 25 बार में f बराबर आ गया प्लस 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में बोल दिया था कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बात। अब बोल रहा है जिस साइज का बिंब अच्छा ठीक है उत्तर दिया था। लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, लेंस की अगर हमको क्षमता ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला होता है P = 1/f, P = 1/f, f यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में तो ऊपर कितना जाएगा 100, यहाँ पर 100 और यहाँ पर क्या हो गया सेंटीमीटर, तो P बराबर, इसको हम थोड़ा सा इधर लिखेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए P बराबर हो गया 1/f, f जब सेंटीमीटर में होता है तो ऊपर 100 हो जाता है, ये हो गया 100/25 और प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 का 100, P बराबर आ गया +4 डायोप्टर। ठीक है, P बराबर कितना आ गया +4 डायोप्टर, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ये f किस में था, सेंटीमीटर में था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे ब्लूप्रिंट, अच्छा किरण आरेख भी कहे थे ना, चलिए किरण आरेख भी बनाइए इसका फट से, किरण आरेख तो वही वाला बनेगा भाई। ठीक है, इसको मिटा दें, किरण आरेख बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, किरण आरेख बनाते हैं। किरण आरेख वही बनेगा 2f1 पर रखेंगे तो वो हो गया, यहां से यहां तक हो गया f1 और यहाँ हो जाएगा आपका 2f1, फिर O से यहाँ तक का f2 और फिर इसके बाद यहाँ तक 2f2। ठीक है, तो जब वस्तु को हम कहाँ रख दें 2f1 पर, मुख्य अक्ष से गया तो कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, O से गया तो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2f2, यहाँ से यहाँ दिखा दीजिएगा 40 से कितना है 50, तो यहाँ से यहाँ पे कितना होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये एच डैश है तो ये भी क्या हो जाएगा एच डैश हो जाएगा, मतलब हाइट सेम होगा। ठीक है, एरो दिखा दीजिए, बन गया किरण आरेख। ठीक है बात, चलिए अब हम चलते हैं ग्रीन पेज के क्वेश्चंस पर। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट के सारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, देखिए अब हम केवल पढ़ रहे हैं आप लोग सुनिए। बोला निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, तो मिट्टी कभी यूज नहीं किया जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरा बोला है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब सीधा अवतल दर्पण द्वारा है, अवतल दर्पण द्वारा सीधा एक क्या केस में बनता है, जब वस्तु P और F के बीच हो। ऑप्शन दिया है सुनिए, मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच, खत्म नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र से परे नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, हाँ P और F के बीच। ठीक है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज, कोई बिंब है उसका वास्तविक और समान साइज प्राप्त करना है, बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, पहला लेंस के मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर रखेंगे तो नहीं मिलेगा, अभी जो कराया था जस्ट अभी वाला था, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, हाँ 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर मिलेगा, और एग्जैक्ट जितना बिंब होगा, बिंब का साइज होगा, मतलब जितना वस्तु का साइज होगा उतना ही प्रतिबिंब का साइज भी होगा। ठीक है, तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे। ठीक है, बोल रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल एकदम, फोकस दूरी माइनस है मतलब अवतल लेंस या अवतल दर्पण। ठीक है, लेंस या दर्पण अगर अवतल है, मतलब लेंस या दर्पण की फोकस दूरी अगर माइनस में दिया हुआ है पक्का वो अवतल है, प्लस में दिया है पक्का वो उत्तल है। ठीक है, तो इसमें अवतल होगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव आभासी प्रतीत होता है, पहला केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल।
दर्पण पूछ रहा है, तो केवल उत्तल। ठीक है, उत्तल में क्योंकि दो ही बनता है, एक अनंत पर, एक अनंत और ध्रुव के बीच में, कहीं पर भी, तो हमेशा आपको आभासी मिलता है। ठीक है, तो केवल उत्तल। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षर को पढ़ना है। ठीक है, तो छोटे अक्षर को पढ़ना है, सॉरी, पाए गए छोटे अक्षर को हम बड़ा करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो छोटे अक्षर को जब हम बड़ा करके पढ़ेंगे, अच्छा इसको हम अभी रुकवा दे रहे हैं, क्योंकि ये ना जब हम आपको ये नेत्र वाला पढ़ा लेंगे तो इसमें हम आपको इंक्लूड करा देंगे। ठीक है, अब ये समझ में भी नहीं आएगा, बताने का मतलब है। सातवां आपको हम करा चुके हैं। ठीक है, अच्छा आठवां बोला है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। ठीक है, 3 ठो दिया है। किसी कार का अग्रदीप मतलब कार के हेडलाइट में, किसी वाहन के मतलब गाड़ी के साइड मिरर में, और सौर भट्ठी में। हम एक क्वेश्चन आपसे उम्मीद करेंगे कि आप करके बताएंगे। ठीक है, नहीं तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको चर्चा कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हम इसमें आपको अवतल और उत्तल दर्पण का प्रयोग पढ़ाए हैं कि अवतल का यूज कहाँ करेंगे और उत्तल का यूज कहाँ करेंगे। आप लोग उसको देखिए और उसका देख करके कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या क्या होगा। एबीसी का ए है, कार के अग्रदीप या हेडलाइट में किसका यूज करेंगे। दूसरा, वाहन के पार्श्व या पार्श्व दर्पण में किसका प्रयोग करेंगे। और तीसरा, सौर भट्टी में किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा मतलब और ज्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो। ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे हैं, आराम से आप लोग देख के बताइएगा। ठीक है, 9वां है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब द्वारा प्रतिबिंब बना पाएगा। एकदम बना पाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि लाइट हम एक दिखा रहे हैं तो एक चल रहा है। लाइट तो एक मतलब बंडल के रूप में है ना, मतलब एक ही लाइट ऐसा थोड़ी चल रहा है, कई सारे लाइट है। ठीक है, कई सारी किरणें हैं। ठीक है, तो एकदम बनाएगा। ठीक है, तो अपने जवाब में क्या लिखेंगे, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग अगर कागज से ढक दिया गया है तो यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। हाँ, बना पाएगा। ठीक है, तो हाँ बना पाएगा, क्यों, क्योंकि आधा भाग ढके हैं, पूरा भाग नहीं ढका गया है। ठीक है, और आधे भाग पर लाइट पड़ेगा और वो प्रतिबिंब बनाएगा। 10वां न्यूमेरिकल करा चुके हैं, 11वां न्यूमेरिकल करा चुके हैं, 12वां करा चुके हैं। ठीक है, अच्छा, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है, इसको भी चर्चा करते हैं। आते हैं 13 पे। 14 इसको हम करा चुके हैं, 15 करा चुके हैं, 16 कराए हैं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की, इसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। किस प्रकार का लेंस है, शायद करा ही चुके हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल हम करा रहे थे तो करा दिए थे। कोई डॉक्टर इतना संशोधन लेंस की फोकस दूरी ज्ञात निर्धारित अभिसारी अपसारी, हाँ ये करा चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये सारा क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है बात, तो आपका इसमें कुछ क्वेश्चन बचता नहीं है। ठीक है, बाकी जो हम आपसे ये 8वां कहे हैं, तो 8वां वाला हम आपको जब निकट ये मानव नेत्र पढ़ाएंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसमें से हर बार निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको अच्छे से मतलब फिगर बना करके बताएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, आपको एकदम महसूस हो जाएगा कि भाई इसी तरीके से चीजें होती हैं। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, कब घट जाता है, तो क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम मानव नेत्र वाले में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दोष भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जहां पर हमारी गलतियां हैं हमको हमारी गलतियां बताइए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा तो पढ़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।